हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे जो सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज थे, सेंट्रल एशिया के जो देश थी, उसके अंदर क्या क्या मतलब क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन सी ऐसी खनिज पाई जाती है, मिनरल्स पाई जाती है। और एक पाइपलाइन गुजरी है जो तापी नाम का पाइपलाइन है, जो इंडिया तजाकिस्तान से तुर्कमेनिस्तान से लेकर अब हमारे यहाँ तक इंडिया तक आई है, कांधार होते हुए सीधा इंडिया तक आई है। उसको भी डिस्कस करेंगे, किस किस कितना प्रतिशत और कौन से बैंक द्वारा उसको फंडिंग किया जा रहा है। तो हम एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं। आई होप ये प्रीलिम्स और मेंस के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कजाकिस्तान। आपको पढ़ा चुके हैं कजाकिस्तान, इससे पहले मैंने बता चुका है कि कैस्पियन सी के साथ कितनी कंट्री के साथ सीमा लगती है। तो कैस्पियन सी के साथ टोटल 5 देश की सीमा लगती है, जिनमें से सेंट्रल एशिया के सिर्फ 2 देश है, कजाकिस्तान है। सेंट्रल एशिया के सिर्फ 2 देश थे, ठीक है ना, एक जो उसमें मैन है कजाकिस्तान। तो अब हम पढ़ते हैं कजाकिस्तान के बारे में, ठीक है। कजाकिस्तान की कैपिटल नूर सुल्तान है। कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? नूर सुल्तान है, ठीक है ना। इसके बारे में एक और चीज आपको बात जान लेना जरूरी है, वर्ल्ड की सेकंड कोल्डेस्ट कैपिटल है। वर्ल्ड की सेकंड कोल्डेस्ट कैपिटल है और एशिया की सबसे नॉर्दर्न में स्थित कैपिटल है। इसका नाम पहले अस्मारा था, जो अब इसका नाम बदल के नूर सुल्तान कर दिया गया है, नूर सुल्तान, ठीक है। तो कजाकिस्तान के बारे में आपको पता है कि इसकी कैपिटल नूर सुल्तान। नूर सुल्तान से 2-3 चीज आप जान लीजिए कि ये भाई एशिया की सबसे उत्तरतम राजधानी है, उत्तरतम राजधानी, नॉर्दर्न कैपिटल है। और अगर मैं बोलूं नॉर्दर्न कैपिटल है, कोल्डेस्ट कैपिटल है, वर्ल्ड की सेकंड कोल्डेस्ट कैपिटल ये एशिया में ही है और फर्स्ट भी एशिया में। फर्स्ट कौन सा है? तो उलन बाटोर जो मंगोलिया का है कैपिटल, जो एक लैंडलॉर्ड कंट्री है मंगोलिया, उसका जो है उलन बाटोर कि उसकी जो कैपिटल है उलन बाटोर, वो वर्ल्ड की सबसे कोल्डेस्ट कैपिटलों में से एक है, ठीक है, कोल्डेस्ट कैपिटल है सबसे। और ये एरिया में 9वें स्थान पे आता है। अगर हम उज्बेकिस्तान की बात करें, कजाकिस्तान की बात करें, तो जैसे फर्स्ट में रशिया आता है, सेकंड में, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 पे भारत आता है, फिर 8 पे आपका, अगर 8वां की बात करें तो 8 पे आई थिंक आपका क्लियर नहीं है, लेकिन 9th पे कजाकिस्तान आएगा, ठीक है ना। ये है कजाकिस्तान, ये है एरिया वाइज जो डिवाइडेशन है, बहुत अच्छी बात है। मतलब एशिया का इतना बड़ा कंट्री है। ये पता है 1991 में यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, उसके बाद ये अलग हुआ है, ठीक है। वर्ल्ड की बिगेस्ट लैंडलॉर्ड कंट्री है ये। देखो कितना 3-4 फैक्चुअल फैक्ट निकल के आ रहा है। वर्ल्ड की सबसे कोल्डेस्ट, सेकंड कोल्डेस्ट कैपिटल, वर्ल्ड की नॉर्दर्न, वर्ल्ड में जो एशिया का नॉर्थ जो हमारा कैपिटल यही है, और वर्ल्ड का 9वां स्थान जो रखने वाला कंट्री यही है। वर्ल्ड की बिगेस्ट लैंडलॉर्ड कंट्री यही है। अगर हम लैंडलॉर्ड की बात करें तो एक डब्ल्यू लैंडलॉर्ड आपको बता दे रहा हूँ। डब्ल्यू लैंडलॉर्ड पिछले क्लास में भी बताया, डब्ल्यू लैंडलॉर्ड होता है जो एक तो होता है एक लैंडलॉर्ड की एक देश सीमा पार करो आपको आपका आ जाएगा, सीमा समुद्र से मिल जाएगी। लेकिन इसको एक में एक सेंट्रल एशिया में एक देश है उज्बेकिस्तान, जो उसको डब्ल्यू लैंडलॉर्ड के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा आपको। अगर हम वर्ल्ड बिगेस्ट लैंडलॉर्ड की कंट्री की बात करें तो फर्स्ट आपका कजाकिस्तान आता है, सेकंड मंगोलिया, थर्ड चाद, नाइजर, माली, ठीक है ना। फिर से पढ़ लीजिए, पहला कजाकिस्तान, सेकंड मंगोलिया, चार आपको पता नाइजर, फिर माली, ठीक है। और एक बार और है कि विश्व का सबसे पहला अंतरिक्ष यात्रा करने वाला देश है ये। वर्ल्ड का 1955 की बात करें, वर्ल्ड का सबसे पहला जो वर्ल्ड का सबसे पहला जो अंतरिक्ष यात्रा, स्पेस यात्रा करने वाला ये पहला कंट्री है। ये कब, जब यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, बिफोर 1991, ये यूएसएसआर का पार्ट जब हुआ करता था तो यूएसएसआर की रक्षा प्राप्त थी इसके अंदर। तो ये विश्व का प्रथम सर्वेक्षण इनका जो है ना, वर्ल्ड का जो सबसे पहला स्पेस एजेंसी यहीं पे लगाया गया, 1955 में तैयार किया गया। और सबसे पहले स्पुतनिक है, स्पुतनिक वो जो अभी इसके पास नहीं, कजाकिस्तान के पास नहीं, वो 2050 तक लीज पे दिया गया है। किसको? तो यूएसएसआर को लीज पे दिया गया, ठीक है ना। फिर से मैं बता दूं, ये विश्व का सबसे पहला अंतरिक्ष यात्रा करने वाला देश है, ठीक है ना। विश्व का प्रथम प्रक्षेपण जो केंद्र है यूएसएसआर के अंदर है 1955 में, जिसका नाम है स्पुतनिक। अब एक बार बता रहा हूँ कि अगर स्पुतनिक है जो भी ये इसे रूस को 2050 तक लीज पर दिया गया। तो रूस का अभी आपको मैं बता दूं, स्पेस एजेंसी का नाम लिख दीजिए, रॉसकोसमोस, ध्यान रखिए,
ये इसकी जो है स्पेस एजेंसी का नाम है, अभी फिलहाल है रसिया का रोसकॉस्मोस, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ की जो उष्ण जो इस यहाँ की जो जलवायु है बहुत है उष्ण कटिबंधीय उष्ण जो है स्टेपी, यहाँ के घास के मैदान, यहाँ के घास के मैदान को बोलते हैं स्टेपी घास के मैदान, ठीक है। तो ये है आपका स्टेपी घास के मैदान, ठीक है। तो समशीतोष्ण कटिबंधीय यहाँ के जो है घास के मैदान पर समशीतोष्ण कटिबंधीय क्लाइमेट है, ठीक है ना। अब स्टेपी इसके घास के मैदान, यहाँ की सरियर का घास का मैदान, सरियर का स्टेपी घास के मैदान है, जो यूनेस्को की साइट है, जो किसकी साइट है, तो यूनेस्को की साइट है, ध्यान रखिएगा इसको, नोट डाउन, इंपॉर्टेंट बात है, सारे के सारे नोट डाउन इंपॉर्टेंट है। तो फिर से पढ़ते हैं, ये स्टेपी घास के मैदान यहाँ पाया जाता है, और एक सरियर का स्टेपी घास का मैदान है जो यूनेस्को यूनाइटेड नेशनल ये जो यूनेस्को का साइट है, ठीक है। ऑयल एंड नेचुरल गैस में प्रोडक्शन करते हैं, ये ऐसा बहुत बड़ी मात्रा में ऑयल और नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस के बहुत बड़े उत्पादों देशों में से एक है। ऑयल एंड नेचुरल गैस का प्रोडक्शन बहुत बड़ी मात्रा में करता है, और उससे भी सबसे नंबर 1 जो ये करता है वर्ल्ड का 92% कपास, जो सबसे नंबर 1 जो ये यूरेनियम कपास बोला, ये यूरेनियम में नंबर 1 है 52%। यूरेनियम आपको पता है कि ये एक ऐसी मिनरल है जो आज तक किसी को नजर नहीं पड़ी, और कजाकिस्तान ज्यादातर, अब मैं बता रहा हूँ कि आज के समय में जो न्यू बैटलफील्ड जो बनेगा अब ये सेंट्रल एशिया बनेगी। और क्यों, तो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि एक ऐसे देश है यहाँ की मिनरल भरपूर है, अभी तक यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है, किसी की भी नजरें नहीं पड़ी है, और इसके वजह से कभी वॉर नहीं हुआ। अब जो नेक्स्ट टाइम फिर भी कभी एक वर्ल्ड वॉर की कंडीशन पड़ेगी, तब ध्यान रखना कि सेंट्रल एशिया का ट्रेंड ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस का प्रोडक्शन है, यूरेनियम में नंबर 1 है, और सेकेंड है कनाडा, और थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया। तो ये है आपको कजाकिस्तान के बारे में बहुत जानकारी, फिर से रिवीजन करता हूँ भाई। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है, जो एशिया की सबसे उत्तरतम राजधानी है, और एशिया का दूसरा सबसे ज्यादा मतलब ठंडा इसकी कैपिटल है। फर्स्ट है आपका उलानबतर, जो मंगोलिया की राजधानी, और लैंडलॉक्ड कंट्री की बात करें तो सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड है। दूसरा की बात करें तो दूसरा आपको मैंने लिख दिया है, मंगोलिया, चाड, नाइजर, माली। यह विश्व का सबसे पहला अंतरिक्ष यात्रा करने वाला देश है, ठीक है ना, ये विश्व का सबसे पहला अंतरिक्ष यात्रा करने वाला देश है। और यहाँ पे सबसे पहले प्रक्षेपण प्रथम प्रक्षेपण केंद्र लगाया गया था, किसका, स्पेस एजेंसी का प्रक्षेपण केंद्र लगाया गया था, स्पुतनिक उसका है, ठीक है, 1955 में, जो लीज पे दिया गया यूएसएसआर को, रूस को, ठीक है। और रूस की जो अभी स्पेस एजेंसी का नाम है रोसकॉस्मोस, ठीक है। यहाँ की जो जलवायु है जो स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं, यहाँ सरियर का स्टेपी घास के मैदान है, और ये यूनेस्को की साइट है। ऑयल प्रोडक्शन में बहुत आगे है, यूरेनियम में नंबर 1 है, दूसरे पे कौन है तो आपको बता दें कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपका कजाकिस्तान के बारे में ये सफिशिएंट इनफ है, इससे ज्यादा मेरे को नहीं लगता कि इससे ज्यादा कहीं इसे बाहर पूछा जाएगा। अब हम पढ़ते हैं अरल सागर के बारे में। अरल सागर बहुत इंपॉर्टेंट, आपको जानना बहुत जरूरी है अरल सागर, क्योंकि 1961 से अब तक देखा गया कि सिर्फ 10% इसके अंदर पानी रह गया, 10% ही पास, तो ये सिकुड़ रहा है डे बाय डे, इसका आकार जो है ना मतलब छोटा होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, वो भी मैं रीजन बताऊँ। यहाँ पे 2 नदी गुजरती, 2 नदी, एक आपको पता है कि सिर दरिया और आमू दरिया। क्या किया वहां के कजाकिस्तान ने, क्या किया, यहाँ की जो रिवर इसमें गिरती थी, उस रिवर का रास्ता बदल दिया, और वहाँ के जो एरिया थे, पहले यहाँ खेती बाड़ी नहीं हुआ करती थी, उस एरिया में क्या किया, इरिगेशन की वजह से कैनाल बना दिए गए, तो यहाँ पे पानी एकदम ना के बराबर पहुंच रहा है, एकदम रास्ता ही मोड़ दिया इस रिवर का। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है क्या है। तो देखो, अरल सागर जो कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के मध्य स्थित है। अरल सागर किसके मध्य, तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य स्थित है। अभी जो है 1960 का सिर्फ 10% बचा। कजाकिस्तान कपास का निर्यातक बन चुका है देश, जो पहले कपास के अंदर नाक के बराबर पाया जाता था, अब क्यों हो गया ऐसा भाई, तो सिर्फ ये अरल सागर में गिरने वाली जो 2 नदियां, सिर दरिया और आमू दरिया, सिर दरिया निकलती है त्यान शान माउंटेन से,
और ये है पामेर की गांठ से निकलती है, तियान शान माउंटेन से निकलती है, सिर दरिया और आमू दरिया निकलती है पामेर की गांठ से। आपको मैं बता रहा हूँ पामेर की गांठ एक ऐसी गांठ है जहां से बहुत सारी मतलब माउंटेन निकलती है। आपको भारत के ऊपर है पामेर की गांठ, यहाँ से आपको देखोगे काराकोरम माउंटेन निकलती है, ठीक है ना, काराकोरम देख सकते हो, काराकोरम कोरम। और इसी टाइप में आपको पता है हिमालय निकलते, हिमालय, ठीक है। और यहीं पर आपको सुलेमान रेंज निकल जाएगी, सुलेमान रेंज। और यहीं पे आपको तियान शान माउंटेन, तियान शान, इस टाइप से तियान शान माउंटेन, ठीक है ना, इस टाइप से आपको निकलेगा। ये बहुत आपको समझना जरूरी है। ये गांठ है, ये सुलेमान है श्रेणी है, सुलेमान श्रेणी है। और यहाँ पे एक और है गिरधर, गिरधर माउंटेन जिसको बोलते हैं, गिरधर माउंटेन भी है, ठीक है ना। हिंदकुश माउंटेन यहाँ लिख लीजिए, हिंदकुश माउंटेन, ठीक है, इस टाइप से हिंदकुश। तो इतने सारे माउंटेन यहाँ से निकल रही है। ध्यान रखिए किसके, कहाँ से, पामेर की गांठ से। तो पामेर की गांठ से जो नदी निकलती है वो उस नदी का नाम देख लीजिए, पामेर की गांठ, आमू दरिया, सिर दरिया, तियान शान। तियान शान भी कहाँ से निकलती है, तो तियान शान भी ये पामेर की गांठ से निकलती है, तियान शान से निकलती है। आमू दरिया यहाँ से बहती, ऐसे बहती हुई जाती है। देखो एक तो यहाँ सिर दरिया बहेगी जो इस टाइप से तियान शान ऐसे करके बह के जाएगी, और एक जाएगी आमू दरिया जो इस टाइप से ऐसे करके फिर जाती है। और ये जो कजाकिस्तान का जो एरिया है, इन्होंने अपनी एरिया इसका इरिगेशन करने के लिए यहाँ कैनाल बनाए, इन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में कैनाल बना और अपने खेतों में पानी मोड़ लिया, और वहां पे आप बहुत अच्छा फल फूल रहा, निर्यातक देश बन चुका है। एक समय में यहाँ पे कपास ना के बराबर हुआ करती थी। आप टेक्सटाइल देख लो भाई साहब, इतने क्यों, तो यही आमू दरिया और सिर दरिया। और इसका नकारात्मक परिणाम है, जब कोई डेवलपमेंट होता है तो उसके दो इफेक्ट मिलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आपको पॉजिटिव मिल गया भाई, आयातक से निर्यातक देश बन गया कपास का। और एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो दो अरल सी है, एक अरल सागर है, ये बहुत चिंता का विषय। एक अरल सागर 10% ही बचा। 1960 में देखा गया था, फिर 2000 में, 2009 में, फिर अब देखा गया भाई 10% पार्ट बचा, उस समय बाद खत्म हो जाएगा। इतना बड़ी मतलब इनका साइड इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। आप किसी प्रकार का विकास कर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता ही है। फिर उसके बाद क्या किया, अब तो ये पड़ गया आपको आरएल सी के बारे में, बहुत सफिशिएंट। आई होप इससे ज्यादा नहीं आएगा। मैं पढ़ूंगा कितने देश सीमा शेयर करते हैं, तो आरएल सी के साथ टोटल 6 देश सीमा शेयर करते हैं। 6 जो कंट्री देश सीमा शेयर करते हो, देख लीजिए। यूक्रेन पहला हो गया, रसिया दूसरा नंबर, और तीसरा जॉर्जिया, फिर तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया। तो टोटल 6, 3 तो ये यूक्रेन, रसिया, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया। यूक्रेन, रसिया, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, ये 6 देश जो है ना किसके साथ सीमा शेयर करते हैं, तो अरल सागर के साथ। अरल सागर में 3 देश के बीच में स्थित है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के बीचों बीच में स्थित है, ध्यान रखिएगा आप। तो अब हम आगे बढ़ते हैं तुर्कमेनिस्तान के बारे में। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी आपको पता है अशगाबाद। अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान की राजधानी। तुर्कमेनिस्तान से ही हमने तापी पाइपलाइन गैस का डेवलप कर रहे हैं, तापी गैस का पाइपलाइन। तो तापी से आपको ती से आप तुर्कमेनिस्तान, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान, ए से आई से इंडिया, टी से फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान रखिए, आप कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान, ए से इंडिया। तुर्कमेनिस्तान 85% अपना पार्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अफगानिस्तान 5%, पाकिस्तान 5%, इंडिया 5%, 85%। तुर्कमेनिस्तान 5%, 15% मिला के, इन 3 देश मिला के। और इन देश की पाइपलाइन पिछले अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन बनकर ऑलमोस्ट बनना स्टार्ट हो चुका, तैयार भी हो चुका है, लमसम बस स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर ये हो जाए, आप समय बता रहा हूं, अगर ये ऐसा हो गया तो हम नेचुरल गैस हमारे हाथ में आ जाएगा। इससे इंडियन पाकिस्तान की भी रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं सुधार आएगा, क्योंकि जब ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं व्यापार का गतिविधि बढ़ी और इंडिया पाकिस्तान के जैसे रिलेशन सीधा होगा, हम सेंट्रल एशिया पे कब्जा जमा लेंगे, सेंट्रल एशिया पे थोड़ा धीरे धीरे लगाव बढ़ेगा, और तो फिर हम पेट्रोल पे डिपेंडेंसी कम होगी, पेट्रोल पे डिपेंडेंसी कम होगी तो उसकी कीमतें कम हो जाएगी। जब उसकी कीमतें कम होगी तो हमारी जीडीपी और ज्यादा ग्रोथ होगी, किसी में डेवलपमेंट होगा, तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को पावरफुल बना लेंगे, आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
तो सोच लीजिए कितना फायदा है। लेकिन अभी तो फिलहाल चालू नहीं हुआ, जब होगा तो देखेंगे। उसके लिए एक अच्छी गवर्नमेंट और अच्छी रणनीति और अच्छी तरीके से मतलब मेहनत की भी जरूरत होती है हर चीज में। ठीक है, वो बात की बात है, वो अलग बात है। अब हम बढ़ेंगे काराकुम रेगिस्तान। वहां पे है काराकुम रेगिस्तान में जो काली रेत पाया जाता है, काली रेत, काली काली ही रेत पाई जाती है, बहुत बड़ी मात्रा में धूल भी उड़ता है, काली काली रेत है। काला जो है काली रेत इसलिए क्योंकि काली मिट्टी पाई जाती है, कपास का प्रोडक्शन ज्यादा है। अब आते हैं तजाकिस्तान। तजाकिस्तान की राजधानी दशनबे है, दशनबे जो भारत का पहला एयर बेस विदेश मिल है, जो जो है फोरखर एयरबेस, जो फोरखर एयरबेस आप कर सकते हो, फोरखर एयरबेस है जो हमने पहला अपना विदेशी एयरबेस कहाँ है हमारा, तो एयरबेस जो हमारा एयरबेस है तजाकिस्तान में है, तजाकिस्तान में है, दरअसल में उसकी राजधानी है। भारत का पहला एयरबेस है जो फोरखर है एयरबेस। ठीक है, इस टाइप से हमने पढ़ा। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा और इससे बाहर आपको कुछ नहीं है। अगर इसको बार बार 2 बार 3 बार करके देखते हैं तो आपको आई होप बहुत डिटेल और सही से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नई टॉपिक के साथ। आप खाड़ी के देशों के साथ हम जो जितने भी टॉपिक खाड़ी के देशों के साथ जो लग रहे हैं उनको हम क्लियर करेंगे, मध्य एशिया वेस्टर्न एशिया के बारे में। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये कंटेंट इकट्ठा करने में बनाने में बहुत मेहनत लगता है, क्योंकि मैं भी पढ़ाई करता हूँ, फिर पढ़ाई करने के बाद फिर इसको बनाना काफी ज्यादा मेहनत है। तो प्लीज सपोर्ट मी एंड आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।